हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की। इग्नू की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। कोड जरूर मैच करें आप सभी। BHIC 131 भारत का इतिहास प्रारंभ से 300 ईस्वी तक। आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 10। 10वां पार्ट हम पढ़ने वाले हैं इस बुक का। इससे पहले इस बुक पे हम 9 चैप्टर कवर कर चुके हैं, डिटेल से बने हुए हैं। जिन बच्चों ने उनको नहीं देखा है वो चैनल की प्लेलिस्ट जा कर के चेक कीजिए और वहाँ से 9 के 9 चैप्टर आप डिटेल से देख सकते हैं। 10वां चैप्टर हमारा है जनपद एवं महाजनपद, शहरी संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्था का उदय। यानी जनपद और महाजनपद की क्या शहरी संस्कृति थी, समाज था और क्या अर्थव्यवस्था थी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, नीरज स्नातक के नाम से मेरा यूज़र नेम है। अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो मुझे आप यहाँ पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। @एकलव्य स्नातक 1 के नाम से ग्रुप है। ये आपके लिए बनाया गया ग्रुप है, काफ़ी बेनिफिशियल ग्रुप है आप सभी के लिए। जो भी बच्चे सोल से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, रेगुलर करते हैं, इग्नू से करते हैं, NC वेब से करते हैं, उन सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियोस या फिर उनके लिए जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो इस ग्रुप में शेयर कर दी जाती हैं। तो आप इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट चैप्टर हमने कवर किया था अपना 9वां चैप्टर, वो था वैदिक सभ्यता के ऊपर। यानी 8वां और 9वां चैप्टर हमने वैदिक सभ्यता पे कवर किया था। अब वैदिक युग के बाद क्या हुआ था, जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, देखिए 6ठी शताब्दी यानी 600 ईसा पूर्व क्या हुआ था उसके बारे में बात करने वाले आज हम। जनपद वैदिक भारत के प्रमुख राज्य थे। यानी जनपद जो थे वो भारत के प्रमुख राज्य बन चुके थे, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था कि कबीलाई समाज जो था वो समाप्त हो गया था और छोटे छोटे जो एरिया थे वो एक बड़े एरिया में जो है कन्वर्ट हो गए थे। तो जनपद जो थे वो भारत वैदिक भारत के प्रमुख राज्य थे। आर्य अपने आप को जन कहते थे। और जनपद का क्या मतलब है, जनपद का मतलब था, जन का मतलब था लोगों से और पद का मतलब था चरण से। यानी लोगों के रहन सहन वाली जो जगह है जहाँ लोग रहते हैं उसको जनपद का नाम दिया गया है यहाँ पर। ठीक है। और जनपद बन चुका था, ये एक छोटी जगह नहीं थी, ये कई कबीलों को मिलाकर के, ठीक है, कई छोटे छोटे क्षेत्रों को मिलाकर के बना हुआ शहर था जनपद। तो जनपद बन चुका था और जनपद के बाद बने थे महाजनपद। कुछ जनपद तो बाद में महाजनपद में कन्वर्ट हो गए थे। महाजनपद आप समझ सकते हो कि कई जनपद महाजनपद के नीचे थे, या आप ये समझ सकते हो आज आज के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो जिस प्रकार से एक ज़िला होता है ना, ज़िले के अंदर काफ़ी सारे एरियाज़ आते हैं, ठीक है, ऐसे ही महाजनपद था। एक महाजनपद के अंदर काफ़ी सारे जनपद आते थे। तो महाजनपद एक तरीके का ज़िला हुआ करता था उस समय में। इन क्षेत्रों में गांव आते थे, किनमें, जनपद में कस्बे आते थे, शहर आते थे। ये सभी किस में हुआ करते थे, जनपद के अंतर्गत हुआ करते थे। और जनपद किन के अंतर्गत था, महाजनपदों के अंतर्गत था। उत्तर प्रदेश बिहार के भागों में लोहे के विकास के साथ साथ जनपद और ज़्यादातर ताकतवर होते गए, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के दौरान जो मनुष्य थे वो लोहे का प्रयोग समझ गए थे। और लोहे के प्रयोग से क्या हो रहा था कि जंगलों की कटाई आसान हो गई थी। और जंगलों की कटाई होने से क्या हो रहा था कि खेती का फैलाव हो रहा था। खेती के फैलाव होने से क्या होता था कि जो एरिया था वो बढ़ रहा था धीरे धीरे। तो क्या हुआ था कि लोहे के प्रयोग के बाद जनपद ज़्यादा ताकतवर होने लगे थे, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था भी अच्छी हो गई थी और उनके पास एरिया भी ज़्यादा होता था रहने के लिए। और धीरे धीरे कुछ जनपद तो महाजनपद में तब्दील हो गए थे। यानी कुछ जनपद इतने शक्तिशाली हो गए थे, इतने फैलाव, उनका क्षेत्रीय फैलाव इतना ज़्यादा हो गया था कि वो महाजनपद में तब्दील हो गए थे। इसी समय कुछ दार्शनिक विचारों का भी उदय हुआ था। यही समय माना जाता है कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म आया था ना, वो यही समय माना जाता है कि इसी समय के दौरान बौद्ध और जैन धर्म देखने को मिलते हैं। और इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने समाज के स्वरूप में क्रांति का बीज रोपण किया था। यानी इन्होंने समाज को बदला था, समाज में जो मनुष्य रहते हैं उनके जीवन का परिवर्तन किया था। इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई थी जो जीवन से संबंधित थी। आप सभी ने बौद्ध की, जैन की जो शिक्षाएं हैं वो सभी पढ़ी ही होंगी। तो उन सब ने क्या काम किया था, उन्होंने सब ने समाज के स्वरूप को सुधारने का काम किया था। यानी समाज को सुधारने का काम किया था, समाज को नैतिक समाज में कन्वर्ट करने का काम किया था। तो ऐसी क्रांति लेकर आए थे ये सभी कौन, बौद्ध और जैन धर्म। और इन सभी का उदय कब हुआ था, जब उत्तर वैदिक काल के बाद ये जनपद और महाजनपद आ गए थे, तब इनका जो है उदय हुआ था। बस्तियों के प्रकार की जब हम बात करते हैं, यानी बस्तियां उस समय जो बन गई थी वो दो प्रकार की बन गई थी। एक जनपद हो गए थे, ठीक है, और दूसरे हो गए थे महाजनपद। महाजनपद मैंने आपको बता दिया, महाजनपद जो थे
उसे आप एक प्रकार का जिला समझे, ठीक है। और जनपद उसके नीचे थे, यानी कि एक महाजनपद के अंदर कई जनपद आते थे और जनपद के अंदर कई शहर गांव कस्बे आते थे। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे, मैंने आपको सिंपल करके बता दिया है। लोहे के प्रयोग से क्या हुआ था, जंगलों की सफाई करना आसान हो गया था, जंगलों की सफाई हो गई थी, ठीक है। गंगा घाटी धान की फसल के लिए उपयुक्त थी। गंगा जो घाटी थी उसके आसपास ये सभ्यता बसी थी, आप सभी को पता ही होगा। आर्यों की जो सभ्यता बसी वो गंगा घाटी के आसपास बची थी। और जो दोआब था, यानी दो नदियों के बीच की जो जगह थी, वहाँ पर जो भूमि थी वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ थी। तो फसल, धान की फसल के लिए जो जगह थी ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ थी। और ये खेतीहारी जो बस्तियाँ थी ना, जहाँ पर ये सारे खेती वाले काम होते थे, यही जनपद कही जाती थी। यानी ये छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर के एक जनपद बन जाता था, ये आप कह सकते हो। तो जहाँ पर ये सब चीज़ें थी, यानी खेतीहारी बस्तियाँ जो थी, उन्हें जनपद कहा जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि होने लगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था ठीक हो गई थी और कृषि का फैलाव भी हो गया था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। और जब जनसंख्या में वृद्धि होती तो क्या होता है, क्षेत्र का भी विकास करना होता है, क्षेत्र का फैलाव करना होता है, ठीक है। क्षेत्रीय फैलाव होने लगा था, जिससे क्या हुआ था, जनपद बनने लग गए थे। कृषि के विस्तार के साथ साथ युद्ध की प्रक्रिया में वैदिक जनजातियाँ एक दूसरे तथा अन्य जनसंख्या के संपर्क में आने लगी थी, ठीक है। कृषि के विस्तार के साथ साथ क्या हुआ था कि लोग अन्य जनसंख्याओं के संपर्क में आने लगे थे। युद्ध की प्रक्रिया में वैदिक जनजाति एक दूसरे से मिलने लगी थी, यानी और जनजाति एक दूसरे से संपर्क में आ गई थी। इस कारण क्या हुआ, क्षेत्रीय इकाइयों के का गठन शुरू हो गया था। यानी एक, आप ऐसे समझ सकते हो कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब लोग मिलने लग जाते हैं किसी ना किसी कारणवश, चाहे वो कृषि रही हो या फिर जो एक दूसरे से युद्ध की प्रक्रिया होती थी, उनको उनके दम पे कह लो आप, उससे क्या होता था कि जो क्षेत्रीय इकाइयाँ थी उनका गठन हो जाता था। यानी आपस में जो क्षेत्र थे वो मिल जाते थे और मिल कर के जनपद बन जाता था। यानी दो क्षेत्र मिल कर के एक जनपद तैयार हो जाता था। कुछ जनपद जो थे वो छठी सदी ईसा पूर्व तक आते आते महाजनपद के रूप धारण कर लिया था। कुछ जनपदों ने, यानी कि कुछ जनपद इतने मजबूत हो गए थे कि वो लगभग महाजनपद बन गए थे। महाजनपद का मतलब आपको सबको पता ही है, लगभग जिले के बराबर, ठीक है। यानी उनका क्षेत्रीय फैलाव इतना ज़्यादा हो गया था, उनकी अर्थव्यवस्था इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि उन्होंने महाजनपद का रूप धारण कर लिया था। गृहपति कहते थे, एक संपूर्ण परिवार का जो मालिक होता है या मुखिया होता है उसे गृहपति कहा गया था। और एक गृहपति के पास इतनी ज़मीन होती थी कि उस ज़मीन की जुताई के लिए लगभग 500 हलों की ज़रूरत पड़ती थी। तो आप समझ सकते हो कि एक ज़मीन के मुखिया के पास इतनी ज़मीन होती थी कि 500 हलों की आवश्यकता पड़ेगी उसे जोतने के लिए। तो क्षेत्रीय फैलाव इतना ज़्यादा हो गया था, आप इस चीज़ से समझ पा रहे होंगे। तो उसे नाम दिया गया है गृहपति। तो यहाँ गृहपति का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि संपूर्ण परिवार का जो मालिक मुखिया होता है उसे गृहपति का नाम दिया गया है। बौद्ध ग्रंथों में व्यापारियों के लिए सेठी शब्द का प्रयोग हुआ है। बौद्ध ग्रंथ जो पढ़ने को मिले हैं उसके अंदर से उसमें जो व्यापारियों को नाम दिया गया है वो सेठी शब्द दिया गया है। व्यापार भी उस समय फल फूल रहा था, तो व्यापारियों को नाम दिया गया था बौद्ध ग्रंथों के द्वारा में जो पढ़ने को मिलता है, सेठी। राजा को पिता के तुल्य समझा जाता था। उस समय जो राजा थे उनको पिता के तुल्य समझा जाता था, पिता समान माना जाता था उनको। राजा के पास उगाई के लिए सेना नहीं थी, कि जो भी कर इकट्ठा करते थे ना, वो उनके पास कोई सेना नहीं थी। ऐसा उस टाइम पे कोई व्यवस्था नहीं थी कि कर राजा को देना ही देना है। ऐसी कोई सेना नहीं थी कि राजा सेना लगाकर कर इकट्ठा करे। राजा को पिता के तुल्य समझा जाता था। महाजन पद की बात करें तो देखिए 16 महाजन पद देखने को मिलते हैं, 16 महाजन पद सुनने को मिलते हैं हमें बौद्ध ग्रंथों की सहायता से। बौद्ध ग्रंथ के अंदर 16 महाजन पदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजन पदों का जिक्र किया गया है, जिनको डिटेल से मैं आपको बताता हूँ। काशी की बात करें तो काशी सबसे शक्तिशाली महाजन पद दिखाई देता था उसमें। यह आज का वाराणसी का केंद्र था। जो आज का वाराणसी है ना, उसका केंद्र था काशी। यहाँ पर सूती कपड़ों तथा घोड़ों के बाजार के लिए प्रसिद्ध थे। यानी यहाँ सूती कपड़े और घोड़ों के बाजार लगते थे, घोड़ों की बिक्रियाँ होती थी। तो ये इन सब चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था। और बुद्ध ने जो अपना प्रथम भाषण दिया था ना, प्रथम उपदेश जो दिया था बुद्ध ने, वो काशी में ही दिया था, आपको पता होना चाहिए। तो ये महाजन पद था। उसके बाद कौशल की बात करते हैं। कौशल भी एक महाजन पद था। ये छोटी छोटी इकाइयों और वंशों के सामंजस्य से बना था। यानी छोटी छोटी इकाइयाँ जब आपस में जुड़ने लगी थी, वही बात हो गई कि काफ़ी सारे जनपद मिलकर के, यानी छोटे छोटे जनपद मिलकर के और वंशों के सामंजस्य से इसका विकास हुआ था। इसकी जो राजधानी थी कौशल की, वो थी श्रावस्ती। श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। और श्रावस्ती आपको पता ही होगा, ये मुख्य केंद्र था व्यापारिक रूप से। अंग भी एक महाजन पद है। इसमें बिहार के मुंगेर और भागलपुर ज़िले शामिल हैं।
मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत सारे एरिया थे जो इसके अंदर आते थे महाजनपद के अंदर, ठीक है, बहुत सारे एरिया थे। तो बिहार के मुंगेर और भागलपुर के ज़िले इसमें शामिल थे, किसमें, अंग महाजनपद में। चंपा इसकी राजधानी थी, चंपा इसकी राजधानी थी। यहीं से उत्तरी काली पोलिस वाले मृत भांड भी मिले हैं, यहाँ पर जो खुदाई चली थी यहाँ से मिले हैं उत्तरी काली पोलिस वाले मृत भांड। मगध की बात करें तो पटना और गया के क्षेत्रों में अवस्थित था ये, यानी कि स्थित था। पटना और गया के क्षेत्र में स्थित था मगध। मगध का एरिया बताया जाता है कि काफ़ी बड़ा एरिया मगध का था और मगध काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। ये मगध जो महाजनपद था ये उस समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इसके जो राजा रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे उस समय में, और मगध ने कई महाजनपदों को युद्ध करके अपने अधीन भी ले लिया था। बिंबिसार, अजातशत्रु इसके प्रसिद्ध राजा रहे हैं जिन्होंने युद्ध कर करके कई महाजनपदों को अपने अंडर कर लिया था, ठीक है। राजगृह इसकी राजधानी थी जिसकी किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी आप सभी जानते हो, राजगृह जो राजधानी थी उसके चारों ओर एक किलेबंदी की गई थी। मगध ने सभी प्रमुख महाजन पदों पर अधिकार कर लिया था। देखिए बहुत सारे महाजन पदों पर इसने अपना अधिकार आधिपत्य जो है स्थापित कर लिया था। कुरु की बात करें तो दिल्ली और मेरठ के आसपास के क्षेत्रों पर यह स्थित था कुरु। यह महाभारत की कथा से भी संबंधित है। कुरु आपने नाम सुना होगा, कुरु, पांचाल, ये सभी संबंधित है महाभारत कहानी, महाभारत जो आपने कथा पढ़ी है उससे संबंधित है, ठीक है। तो कुरु कहाँ पर स्थित था, दिल्ली और मेरठ के आसपास। पांचाल, यदि ये भी जो है यदि नहीं आएगा यहाँ पे, यह भी महाभारत से संबंधित था। पांचाल भी महाभारत से संबंधित था, जो आज के बुंदेलखंड पर स्थित है, ठीक है। आज के कहाँ पर स्थित है ये पांचाल, था जो था आज के समय के बुंदेलखंड पे। मत्स्य भी महाजनपद था। यह आधुनिक भरतपुर और भरतपुर, जयपुर व अलवर के क्षेत्र में फैला हुआ था मत्स्य। मगध ने इसे भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। मगध ने बहुत सारे महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिलाया था, मत्स्य उनमें से एक था जिसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। गांधार की बात करें तो ये काबुल और रावलपिंडी के मध्य क्षेत्र था इसका, यानी काबुल और रावलपिंडी के बीच था यह गांधार। इसकी राजधानी थी तक्षशिला, और तक्षशिला आप सभी जानते होंगे उस समय काफ़ी फेमस थी तक्षशिला अपने आप में, तो इसकी राजधानी थी तक्षशिला। अवंती, यह मध्य प्रदेश के उज्जैन से नर्मदा तक फैला हुआ था। जो मध्य प्रदेश का उज्जैन है और जो नर्मदा नदी है उस तक फैला हुआ था अवंती, ये भी महाजनपद था। वत्स्य की बात करें तो इसकी राजधानी कौशाम्बी थी और ये इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में स्थित था। अस्मक की बात करें तो आधुनिक पैठान के निकट इसका विस्तार हुआ था, जो नदी के तट पर फैला हुआ था। वज्जी की बात करें तो आज का जो वैशाली जिला है ना, इसका क्षेत्र था ये वज्जी, और ये 8 कबीलों का संगठन था, यानी 8 कबीलों को मिलाकर के इसको बनाया गया था, या कह सकते हो कि 8 कबीलों से मिलकर के जनपद बना था, और ये जनपद जो था वो वज्जी के अंडर था, आप यहाँ से समझ सकते हैं। उसके अलावा मल, चेदी, सूरसेन, कंबोज, तो ये कुल मिलाकर 16 महाजनपद थे जिनका क्षेत्रीय फैलाव मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम बात करते हैं कि नगरों और कस्बों के प्रकार कैसे थे। नगरों और कस्बों के प्रकार, देखिए साहित्य शहरों के प्रतीक जो रहे हैं ना, यानी कुछ ऐसे शब्द थे जो उस समय यूज़ किए जाते थे, जैसे नगर हो गया, पुर हो गया, निगम हो गया, इन शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है, ठीक है। साहित्य शहरों में इन सब चीज़ों का बहुत प्रयोग हुआ था। पुर का मतलब होता था किलेबंदी, ठीक है, किलेबंदी बस्ती जो थी उसका मतलब होता था पुर, यानी कोई एक बस्ती हुआ करती थी, उसकी चारों तरफ से किलेबंदी हुआ करती थी, उसके अंदर लोगों का निवास था और पशुओं का बाड़ा स्थल उसके अंदर होता था, यानी पशुओं के रहने का स्थान और लोगों के रहने का स्थान उसके अंदर हुआ करता था, उसे पुर कहते थे। लेकिन बाद में जो है इस शब्द का प्रयोग राजा के निवास के लिए किया जाने लगा था, यानी बाद में पुर का जो प्रयोग था वो राजा जहाँ पर रहते थे ना, उनके निवास स्थल के लिए किया जाने लगा था बाद में इसका प्रयोग। दुर्ग की बात करें तो इसका प्रयोग राजा की घेरेबंदी राजधानी के लिए होता था, यानी जहाँ पर राजा रहता था ना, दुर्ग से आप यही समझ पा रहे होंगे कि दुर्ग एक ऊंचा स्थान होता था जहाँ पर राजा या शासक वर्ग के लोग रहते थे, और आसपास जो है आसपास के ग्रामीण इलाकों से ये अलग होता था, यानी जो आम जनता थी वो दूर रहती थी दुर्ग से। निगम की बात करें तो ये व्यापारिक वर्ग द्वारा, यहाँ पर जो निगम शब्द यूज़ हुआ है यहाँ पर क्या था, व्यापारिक वर्ग अपनी बिक्री, सामान की बिक्री करने के लिए, सामान की खरीदारी करने के लिए आते थे, तो निगम इन चीज़ों को इसके लिए प्रयुक्त किया गया था। तो नगर की बात करें तो नगर जो था ये पुर के राजनीतिक कार्यकलाप तथा निगम के व्यापारिक कार्यकलाप सबके मिश्रित रूप थे, यानी यहाँ पर सभी प्रकार के कार्य होते थे नगर में, यहाँ पर राजनीतिक भी होते थे और व्यापारिक भी होते थे, मिश्रित रूप से इसको यूज़ किया जाता था। राजगृह, चंपा, काशी, श्रावस्ती, कौशाम्बी इसके उदाहरण हैं जहाँ पर ये सब कुछ देखने को मिलता है। क्या, नगर,
जहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ भी होती थी, राजनीतिक गतिविधियाँ भी होती थी। ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। नगरों की छवि की बात करें तो देखिए, रामायण में वर्णित है अयोध्या और बौद्ध ग्रंथों में वर्णित है वैशाली। ये बिल्कुल आदर्श नगर माने जाते थे, ठीक है। और जो नगरों का विकास था, ये नदी के तट के लंबे किनारे तथा लंबे व्यापारिक मार्गों के संगम स्थल पर होता था। यानी नगरों को ज़्यादातर वहाँ बसाया जाता था जो नदी के तट के पास हो, जिससे फ़ायदा क्या था, व्यापारिक फ़ायदा भी था। और जो इधर उधर जाने के लिए जो मार्गों का यूज़ किया जाता ना, उस समय ज़्यादातर नदियों का प्रयोग किया जाता था। तो ऐसी जगहों पर इन नगरों को जो बसाया गया था। और जैसे अयोध्या का नाम आपने सभी ने सुना ही होगा रामायण के अंदर, बौद्ध ग्रंथ में आपने सुना होगा वैशाली। तो ये सभी आदर्श नगर थे, एक तरीके से पूजनीय नगर में से माने जाते थे, आदर्श नगर थे। यहाँ पर लोग अच्छी मात्रा में रहते थे। विनिमय की वस्तु की बात करें तो विनिमय की वस्तु की उपभोग की जितनी भी वस्तुएं थी, जो उनकी बिक्री जो थी वो बड़े स्तर पर होती थी। यानी जो भी दैनिक यूज़ की जो वस्तुएं थी, ठीक है, उनकी बिक्री जो थी वो बड़े स्तर पर होती थी। विभिन्न वस्तुओं के उपकरण, ठीक है, विभिन्न धातुओं से बने हुए उपकरण, गांधार के ऊनी कपड़े, ठीक है, और घोड़ों की बिक्री यहाँ पर दबा के हुआ करती थी, खूब हुआ करती थी। विभिन्न प्रकार के व्यापारिक होते थे, जो चांदी के सिक्के का अधिकतम मूल्य था। विभिन्न प्रकार के व्यापारी हुआ करते थे जो इन सब का व्यापार करते थे, ऊनी कपड़े, घोड़े, ठीक है, धातुओं के उपकरण। और चांदी के सिक्के का उस समय अधिकतम मूल्य हुआ करता था। यानी कि चांदी का जो सिक्के उस समय प्रचलन में थे, और सबसे ज़्यादा मूल्य जो है चांदी के सिक्के का समझा जाता था। शंख हो गए, आभूषण, चूड़ियाँ, कंघियाँ, हाथी दांत से निर्मित आभूषण, कीमती पत्थर, इन सभी वस्तुओं की उस समय मांग थी। इन सभी वस्तुओं का उस समय व्यापार में चलन था। तो आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे, ये सभी विनिमय की वस्तुएं थी, या ये कह सकते हो ये व्यापारिक वस्तुएं थी जिनका उस समय प्रचलन अत्यधिक था। स्त्रियों की बात करें तो देखिए, स्त्रियों की दशा उस समय थोड़ी ठीक नहीं थी। संपत्ति जो था, संपत्ति पर पुत्र अधिकार था, पुत्र का अधिकार होता था। यानी कि पितृसत्तात्मक परिवार हुआ करते थे, संपत्ति पर उत्तराधिकारी यानी पुत्र का अधिकार होता था। और जो स्त्रियां थी, यानी जो दास की तरह रहने वाली स्त्रियां थी, उनको ही आदर्श पत्नी माना जाता था। और ये ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता था, ये ज़्यादातर धनी लोगों के घर में देखने को मिलता था, जहाँ पर स्त्रियों को सिर्फ दास की तरह रखा जाता था। तो आप ये कह सकते हो कुल मिला के स्त्रियों की जो स्थिति थी उस समय पे इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी। स्त्रियों को सिर्फ घरेलू या गृहिणी के रूप में स्वीकार किया गया था। तो स्त्री एक आदर्श पत्नी जब भी थी जब वो दास की तरह रह रही है। और ये सब कुछ ज़्यादातर देखने को मिलता था धनी लोगों में, क्योंकि जो गरीब लोग थे वो तो खेती करते थे अपनी स्त्रियों के साथ, लेकिन धनी लोगों की जो पत्नियाँ थी, धनी लोगों की जो स्त्रियाँ थी, वो घर में एक दास की तरह रहती थी, एक गृहिणी की तरह रहती थी। अर्थव्यवस्था की बात करें तो देखिए, लोहे के प्रयोग ने जंगलों को साफ करने में सहायता दी थी। इससे क्या हुआ था कि खेती करने की जो जगह थी वो ज़्यादा मात्रा में मिली, यानी क्षेत्रीय फैलाव हो गया था। यहाँ पर धान, गेहूँ, जौ तथा बाजरे की खेती होती थी, जिससे क्या हुआ, उत्पादन अधिक होता था। अधिक अधिक एरिया मिलेगा खेती करने के लिए तो उत्पादन अधिक होगा, और अधिक उत्पादन होगा तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, बिक्री अच्छी होगी। तो इन सभी चीज़ से क्या हुआ, अर्थव्यवस्था सुधरने लगी थी। रोपाई के कारण भी उत्पादन में वृद्धि हो गई थी, ठीक है। मिश्रित खेती समझ गए थे लोग कि किस समय पे किस खेती को किया जाना चाहिए, और रोपाई की सहायता से वो अच्छी खेती कर पाते थे, जिससे क्या हो रहा था कि उत्पादन में वृद्धि होती थी, और उत्पादन में वृद्धि से उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार आ रहा था। अर्थव्यवस्था की अगर कोई छोटी मोटी कमी रहती थी तो लोग पशुपालन पर अत्यधिक ध्यान देते थे, ठीक है, और शिकार भी किया करते थे, जिससे कि अर्थव्यवस्था उस समय की अच्छी थी। व्यापार की बात करें तो देखिए, मलमल के कपड़े, सिल्क के कपड़े, इनका व्यापार होता था। हथियार का व्यापार होता था, लोहे से बने हथियार, तांबे से बने हथियार, इनका व्यापार होता था। सुगंधित द्रव्य यानी जो सेंट वगैरह होते हैं उस समय प्रयोग किए जाते थे, सुगंधित द्रव्यों का व्यापार होता था। हाथी दांत से बने जेवरात, अनेक ऐसी वस्तुएं थी जिनका व्यापार उस समय पे होता था। और उन सभी व्यापार की सहायता से ही जो अर्थव्यवस्था थी, जो आर्थिक जीवन था, वो लोगों का उस समय ठीक था। व्यापार के लिए सिक्कों का प्रचलन स्टार्ट हो चुका था, यानी व्यापार के लिए यहाँ पर जो सिक्के थे उनका प्रचलन जो है वो स्टार्ट हो चुका था। तो ये हमने बात की जनपद की और महाजनपद की, किस प्रकार वहाँ पर अर्थव्यवस्था थी, किस प्रकार उनका सामाजिक जीवन था, और कौन कौन से महाजनपद जो है वो मेन थे, कौन कितने महाजनपद थे, कैसे जनपद बने, इन सभी को हमने डिस्कस किया इस चैप्टर के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।